हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो ये सितंबर 1 का नहीं 2 का एनालिसिस है, तो ये गलती से 1 हो गया है। तो इस डिस्कशन में हम चीज़ें इन ब्रीफ समझने की कोशिश करेंगे, जो डिफरेंट आइडियाज़ है किस तरीके से एग्ज़ाम में उसका इस्तेमाल हो सकता है, या फिर जो डेटा है फैक्ट है किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो अभी का जो समय है फाउंडेशनल कोर्स के लिए बेटर है, तो आप इससे जुड़े ताकि आपका एक साल में जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से हो सके। फाउंडेशनल कोर्स में हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का कवरेज प्रोवाइड करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा एज पर सिलेबस। रेगुलर टेस्ट लिया जाएगा बिफोर प्री एंड मेंस। एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा गाइडेंस दिया जाएगा जिनका खुद का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऑफ स्टेट पीसीएस एज वेल एज यूपीएससी का सिलेक्शन का और आपके डिफरेंट स्टेजेस का। नेक्स्ट है 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपका जो भी डाउट है उसको कैटर किया जाएगा, और इसी के साथ आपको अगर रिमेडियल क्लासेस भी चाहिए होंगी तो वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी में जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन को और बेटर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। फर्दर इन विषय के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का जो पहला आर्टिकल है, हाल ही में जो आपका 2026 का जीडीपी Q1 जो डेटा है जीडीपी के रिगार्डिंग, वो पब्लिश किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। तो उसमें काफ़ी अच्छा पिक्चर दिखाया गया है कि किस तरीके से जो इंडिया की इकोनॉमी है वो आपकी सर्ज कर रही है, और किस तरीके से जो डिफरेंट सेगमेंट है वो उसका कैसा परफॉर्मेंस है, वो सभी डेटाज इसमें मेंशन की गई है। तो अभी जब इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा रिगार्डिंग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी एंड ऑल, तो उसमें आप इन डेटास का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे एक आपको अच्छा इंसाइट भी मिलेगा इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, जिससे आप मेंस में अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आपका जो डेटा है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है। डेटा से हम एक नुआंस नेरेटिव बना सकते हैं अबाउट आवर इकोनॉमी। एक राइट हम जो परसेप्शन है वो रख सकते हैं और बेटर आंसर लिख सकते हैं इन एग्जामिनेशन। गेट अ बेटर रीड ऑन इकोनॉमिस फ्यूचर ट्रैजेक्टरी। तो डेटा हमें क्या बताती है, फ्यूचर जो ट्रैजेक्टरी है वो कैसा रहने वाला है वो बताती है। तो हाल ही में जो आपका S&P है, ये आपका एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर। तो इसने जो इंडिया का क्रेडिट रेटिंग है उसको आपका राइज किया है नियरली इन 2 डेकेड, तो पिछले 2 दशकों से। और इसको हम एग्जैक्टली इसका फिगर देखें तो ये आपका 18 मंथ है। तो 18 मंथ तक आपका जो हमारा रेटिंग था वो काफ़ी ख़राब था, लेकिन हाल ही में उन्होंने रेटिंग को बढ़ाया है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब एक इंटरनेशनल आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमारी रेटिंग को बढ़ा रही है, जबकि इस तरीके के जो एजेंसी है वो इंडिया के इकोनॉमी को लेके बायस्ड रहते हैं, तो इससे पता चलता है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है उसमें जो आपका इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी अच्छा है, मॉडरेट है। तो जब इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है तो देश में क्या होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट बेटर होती है और ग्रोथ का जो आपका प्रोजेक्शन होता है वो बेटर रहता है। इसी के साथ जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है, स्पेशली कैपिटल स्पेंडिंग, वो भी काफ़ी बढ़ रहा है, स्पेशली आपके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसको इसमें फिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा गया है। नेक्स्ट है आपका कंजम्पशन और जो इन्वेस्टमेंट है। तो जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो भी लगभग 7% से बढ़ा है, और जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपेक्स जो इन्वेस्टमेंट होता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सेंट्रल लेवल, और जो स्टेट गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ा है। अब अभी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैपिटल एक्सपेंडिचर देखे तो वो आपका जो बजट है, बजट के अमाउंट का 24.5% है, जो कि आपके पिछले साल से कई गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीमेंटल शेयर ऑफ द सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो जो सर्विसेज सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका भी ग्रोथ अच्छा देखा गया है। फिर आपका जो रूरल जो वेज है इन रियल टर्म्स, इन्फ्लेशन को काट के अगर देखें तो जो रियल परचेजिंग पावर है विलेज लेवल में, रूरल वेज के लेवल में, वो बढ़ी है बाय 4%।
मतलब जो रूरल कंजम्पशन है वो बढ़ेगा और रूरल हाउस होल्ड का जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगा। और ये आपका जो इन्फ्लेशन है डिक्लाइन हुआ है उसके वजह से भी ये चेंज हम देख सकते हैं, क्योंकि जब इन्फ्लेशन डिक्लाइन होता है तो एक इंसान का जो इकोनॉमी जो इनकम होता है, जो कमाई होती है, वो रियल सेंस में बढ़ जाता है। वो सेम अमाउंट पैसे से ज़्यादा सामान खरीद सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका ग्रोथ इन सर्विसेज सेक्टर। जो अभी देखा तो कितना ग्रोथ हुआ है, बाई 9.3% कंपेयर टू पास्ट ईयर। एट लीस्ट 3 रीज़न फॉर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन सर्विसेज सेक्टर। तो क्या रीज़न है कि सर्विसेज सेक्टर जो है वो ग्रो कर रही है? तो सर्विसेज सेक्टर में अगर हम टूरिज्म को देखें तो टूरिज्म का जो ग्रोथ है काफ़ी बड़ा है बिकॉज ऑफ जो स्ट्रॉन्ग डिमांड सर्च है, डोमेस्टिक लेवल पे हो या फिर फॉरेन लेवल पे हो। तो बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिस्ट अपने देश के अंदर ही इधर से उधर जो आपका लेज़र टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, टूरिज्म सेगमेंट का जो कमाई है वो बढ़ रहा है। और इसी के साथ लो इन्फ्लेशन को भी हम इसमें जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि लो इन्फ्लेशन होने से क्या होता है, लोगों के पास जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम होती है वो बढ़ जाती है। देन सिंस अभी थर्ड अगर हम रीज़न देखें तो जो 100 बेसिस पॉइंट से रेट घटा दिया गया था बाय आरबीआई इन फेब 2025, तो उससे भी क्या है, आपका जो लोन है इजीली अवेल हो रहा है बाय द बैंक्स, जो बाय द पीपल फ्रॉम द बैंक। तो वो भी एक रीज़न है। नेक्स्ट जो एग्री सेक्टर है उसका भी स्टोरी अगर देखें, इसका भी अगर ग्रोथ स्टोरी देखें तो ये भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो मानसून का प्रोस्पेक्ट है वो अच्छा देखा गया है, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट के फ्यू स्टेट जैसे मेघालय, आसाम में जो मानसून है वो डिजायर्ड लेवल से काफ़ी कम है, 40-50% तक कम है। विथ बेटर परफॉर्मेंस ऑफ एलाइड प्रैक्टिसेस, जो एलाइड सेक्टर है उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो आपका एक सस्टेनेबल इनकम है वो जनरेट हो रहा है इन रूरल लेवल। ओके ओके, फर्दर अगर हम देखें तो इसमें हमें ये देखने को मिला है कि आपका जो कंजम्पशन है, प्राइवेट कंजम्पशन जो पीपल ऑफ इंडिया कंज्यूम करते हैं, वो भी 7% से बढ़ा है। तो अभी इससे क्या है, जो हमारा जीएसटी में रेट कट का बात किया गया था तो उसको भी कट किया जा सकता है, जिससे कंजम्पशन क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी जीएसटी रेट कट में एक आपका क्रिटिसिज्म या फिर एक कंसर्न ये रहता है कि आपका जो टैक्स है वो कम प्राप्त होगा गवर्नमेंट को, लेकिन वो आपका कुछ दिन के लिए ही रहेगा। इमीडिएट जो इफेक्ट है उसमें हम ये देखेंगे कि 3 से 4% जो आपका रेवेन्यू जनरेशन है गवर्नमेंट का कम हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम क्या है 5 से 6% उसको बढ़ा हुआ देखेंगे। तो इसीलिए क्या है, डेटा ये बता रहा है कि आपका रेवेन्यू लॉस नहीं होगा, इमीडिएट होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। तो ये जो भी डेटा है आप इकोनॉमी के डिफरेंट क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं जहां ये फिट बैठता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, द मैनी सेड्स ऑफ पेट्रियोटिज्म। तो इसमें जो पेट्रियोटिज्म है या फिर देशभक्ति है उसको बहुत दूर तक क्रिटिसाइज किया गया है इस आर्टिकल में। ओके, तो इसमें जो आपके ऑथर है वो आपके नेदरलैंड जाते हैं, और नेदरलैंड में जब एयरपोर्ट से उतरते हैं तो एयरपोर्ट से उतरने के बाद ही वो टैक्सी लेते हैं, और उस जो टैक्सी लेते हैं उन बैठते ही उसमें आपका दिलीप कुमार जी का फिल्माया हुआ जो गाना है, तेरी हुस्न की क्या तारीफ करूँ, ये बजता है। तो तभी जो ऑथर है वो बात करते हैं उन टैक्सी ड्राइवर से, तो उससे पता चलता है कि वो जो आपके ड्राइवर है वो पाकिस्तान से आए हैं नेदरलैंड को, और उनको 22 साल हो गया है नेदरलैंड में, और उनका कोई इरादा नहीं है नेदरलैंड से घर जाने का, मतलब आपके पाकिस्तान वापस लौटने का, उनके खुद के देश। तो जब ये और बात की गई तो पता चला कि क्यों जो एक इंसान है जो अपने देश में पैदा हुआ वो अपने देश को वापस नहीं जाना चाहता है, और 22 साल से किसी और एक दूसरे देश में वो अडॉप्ट हो चुका है, अपने आप को अडॉप्ट कर चुका है, और अपना फैमिली भी उधर ही सेटल कर चुका है। तो उससे पता चला कि उनके 2 चिल्ड्रन हैं जिनका एजुकेशन जो है नीदरलैंड में वो फ्री है। उनका एक कम्युनिटी हाउसिंग भी है, ही हैड अ कम्युनिटी हाउसिंग, जिसमें जो एक आपका सब्सिडाइज हाउस है गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। उसके बाद जो मेडिकल बिल्स होती है वो सभी आपकी गवर्नमेंट कवर करती है या फिर स्टेट जो है प्रोवाइड करती है। फिर जो टैक्सी ड्राइवर है वो जब रिटायर्ड हो जाएंगे, उन्होंने कहा कि उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट लेगी। तो इसीलिए इसमें अभी एक क्वेश्चन आया कि व्हाई वुड आई नॉट लव दिस कंट्री। तो जो टैक्सी ड्राइवर है उन्होंने कहा ऑथर को कि मैं क्यों नीदरलैंड को लव ना करूं।
क्योंकि नेदरलैंड मुझे सब दे रहा है, जो एक सहूलियत वाली ज़िंदगी है, जो अच्छे से मैं टेंशन फ्री, एंजाइटी फ्री होके जी सकता हूँ। तो इसमें अभी ये जो स्टोरी स्टार्ट हुआ, इसमें इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये दर्शाया गया है कि आपका जो नेदरलैंड है उसमें जो लोगों का लाइफ है वो काफ़ी अच्छा है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी हैप्पी है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम डिफरेंट नेशंस को देखें इंक्लूडिंग आवर वन इंडिया को भी अगर हम देखें, तो हम ये देख पाएंगे कि हमारे देश में जो आपकी हालत है, स्पेशली हमारी जो सिटीज़ है, ओके, दिल्ली या फिर आपके मुंबई, तो उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 से 200 के अंदर रहता है, मतलब काफ़ी ख़राब, जो अनब्रीदेबल है। कंपेयर टू लंदन जहाँ पे आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 35 है, न्यूयॉर्क में आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगभग 45 है। तो हम ऐसे हवा में कैसे सांस ले सकते हैं, मतलब, और सांस लेना भी क्या है, यू आर किलिंग योर सेल्फ, सो ब्रीदिंग हियर इज अ फॉर्म ऑफ डाइंग, तो सांस लेना भी एक मौत के जैसा है। सो वाई ऑन अर्थ शुड एनी वन लव सच किलिंग सिटीज, इट इज अ काइंड ऑफ एब्यूज ऑफ दी सेल्फ, कि हम खुद को ही क्या कर रहे हैं, आपका खुद को एब्यूज कर रहे हैं, खुद का लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं। तो अभी अगर हम देखें तो जो भी इंसान है जो अपने देश में है, तो वो उसने देश को क्या दिया, हम वो सवाल सभी से करते हैं, लेकिन देश ने उसको क्या दिया, क्या वो सवाल नहीं किया जाना चाहिए? क्या आपका हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छा है? क्या एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है, ऑल टाइम अवेलेबल है? क्या जो एजुकेशन सिस्टम है वो अवेलेबल है, अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है? क्या क्वालिटी परफेक्ट है वो? या फिर जो आपकी गवर्नमेंट के द्वारा जो आपकी सब्सिडाइज चीज़ें हैं, क्या सबको मिल पा रही है? अगर मिल पा रही है तो क्या क्वालिटी अच्छा है, जिससे क्या हो, एक इंसान का लाइफ बेटर किया जा सके? या फिर सिर्फ हम जो आपकी हमारा जो दायित्व रहता है कि देशभक्ति करना है, क्या देश को आपके सिटीजन की जो भक्ति है वो नहीं करनी है? तो उस तरीके से इस आर्टिकल में क्रिटिसाइज किया गया है। तो इसमें ये भी कहा गया है, एक आपका जो एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और सून गोइंग टू बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन अगर देखें हमारे देश में तो जो पॉवर्टी है वो ऑल परवेसिवनेस है। कहीं भी आप चाहे, किसी भी स्टेट में, किसी भी कोने में पॉवर्टी जो है वो नज़र आएगी, जो हंगर है वो हमें नज़र आएगा, जो मेल न्यूट्रिशन है वो हमें दिखेगा, जो स्ट्रीट में बेगिंग है वो हमें दिखेगी, जो सड़कें हैं वो काफ़ी आपकी ख़राब नज़र आएंगी, जो एयर है काफ़ी बैड क्वालिटी का रहेगा, जो गार्बेजेस है वो इधर उधर बिखरी पड़ी रहेंगी। जबकि हम क्या है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड वी आर गोइंग टू बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, जबकि नेदरलैंड 17 लार्जेस्ट इकोनॉमी है, येट जो हैप्पीनेस का रैंकिंग है उनका 5th है। 17 लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड रैंकिंग में आपका कितना है, हैप्पीनेस रैंकिंग में 5th है, जबकि हमारा जो रैंकिंग है हैप्पीनेस इंडेक्स में 100 से ऊपर है। तो इससे क्या है, एक आपका जो ग्रीमनेस है देश के अंदर का, इकोनॉमिक कंडीशन का, वो इसमें बताया गया है। तो इसीलिए इसमें अभी क्या है, नेक्स्ट इसमें ये रहा आपका, तो हम कितने सिक्योर है, तो हाउ सिक्योर एंड एंजाइटी फ्री द इंडियंस। तो इंडिया में अगर देखें हम, नॉमिनल जीडीपी जो पर कैपिटा है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, $2,880 के लगभग है, जो रैंकिंग है ग्लोबल लेवल में 136। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में अगर रैंक देखें तो 77 ग्लोबल रैंकिंग है इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो इससे पता चलता है कि हमारा पासपोर्ट जो है वो लेस अट्रैक्टिव है। तो इसीलिए क्या है, इसमें पेट्रियोटिज्म के नाम पे जो जिंगोइज्म है वो नहीं होना चाहिए। हम हमारे देश को प्यार करते हैं, हमें करना चाहिए, और वो हमारा दायित्व भी है कि जो देश है, जो मिट्टी है, जो हमें आइडेंटिटी देती है, लेकिन देश चलाने वाले जो गवर्नमेंट है उनका भी ये क्या है, दायित्व है कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उसको फुलफिल किया जा सके, जिससे लोग क्या कर सके, एक अच्छा लाइफ बिता सके, और ना कि अपने देश से क्या हो वो डिपार्ट करने लगे। तो अभी अगर हम माइग्रेशन का डेटा देखें तो यूएन का डेटा कहता है कि 2 करोड़ जो इंडियंस है वो बाहर रहते हैं, और 7,50,000 लोग आपके जो एवरी ईयर सिटीजनशिप को छोड़ते हैं और सिटीजनशिप लेते हैं अमेरिका का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का एंड यूरोप के डिफरेंट नेशन का। तो ये परिस्थिति क्यों है, बिकॉज हमारे देश में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो
सही नहीं है। तो इसीलिए इसमें जो आपका रेटोरिक होता है कि हम फोर्थ लार्जेस्ट है या फिर थर्ड लार्जेस्ट है, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज हाउ फ्री वी आर, हाउ एंजाइटी फ्री लाइफ वी आर लिविंग। तो वही बात इसमें कही गई है कि जो माइग्रेशन है वो एक रेफरेंडम की तरह है पैट्रियोटिज्म का, कि लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं जिनके पास ऑप्शन है, जिनके पास ऑप्शन नहीं है वही रुक रहे हैं। तो अभी किसी के पास ये ऑप्शन तो नहीं होता है कि किस देश में हम पैदा हो, किस जाति में, क्या फिर किस धर्म में हम पैदा हो, लेकिन हम पैदा होते हैं, वो हमारा एक्सीडेंट होता है जिस किसी भी देश में हम पैदा होते हैं। तो ऑथर ने कहा है कि जिस किसी भी देश में हम पैदा हो, लेकिन उस देश की, उस जाति के लिए, उस धर्म के लिए हमें मरना सही नहीं है अगर वो हमें, हमारा जो कंडीशन है वो सुधार नहीं सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी। सो व्हाट मैटर्स इज अ बेटर लाइफ। तो वही चीज़ें इसमें काफ़ी क्रिटिसिज्म मतलब क्रिटिकल एनालिसिस के जरिए बताई गई है। तो ध्यान रखिएगा, कभी आप जो अदर साइड ऑफ द स्टोरी है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का, उसको भी लिख के आप आंसर को बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे जैसे ऐसे के टॉपिक में ये इस्तेमाल हो सकता है। बाकी पासपोर्ट इंडेक्स में कितना रैंक है, फिर आपका पर कैपिटा इनकम में कितना रैंक है, ये सभी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द हाई अप्रैल जून जीडीपी ग्रोथ नंबर। तो जीडीपी का जो ग्रोथ नंबर है 7.8 के लगभग है। तो इसका मेन रीज़न क्या है? नंबर वन, जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट है। अभी हमने देखा कि सर्विसेज सेक्टर में 9%, एग्रीकल्चर में 4%, मैन्युफैक्चरिंग में 5-6%। तो उन सभी रीज़न की वजह से क्या है, हमारे देश का जो जीडीपी है वो ग्रो कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइड है। अभी इसको जो हमने नेगेटिव साइड देखा इसका, ये इसका पॉजिटिव साइड है। और इसी के साथ क्या है आपका, इस पॉजिटिव साइड के साथ ही हमें ये भी देखना है कि जो आपका देश का जीडीपी है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको दूर करना है बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस नेशनल इनकम इन एन इक्विटेबल फैशन, ताकि हम इक्विटी को मेंशन करके अचीव करके जस्टिस को अचीव कर सके। और दूसरा जो जीडीपी का ग्रोथ है, इसका बेस इफेक्ट कम होने की वजह से भी है। तो बेस इफेक्ट कैसे होता है? बिकॉज ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन। तो जो इन्फ्लेशन है वो कम हो रहा है, तो इसीलिए भी हमें हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ता नजर आ रहा है। तो दोनों ही कारण है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है रिगार्डिंग एससीओ समिट। तो हाल ही में एससीओ समिट कंक्लूड हुआ चाइना में। चाइना के, मुझे जहाँ तक ध्यान है, तियानजिन नाम के जगह पे हुआ है। तो ये 25th एससीओ समिट था। तो इस तरीके के जो कितने नंबर समिट था, चाइना के कौन से शहर में हुआ, तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है स्टेटमेंट वाइज। बाकी जो आपका नॉट ब्रिक्स एससीओ का समिट, 25th एससीओ समिट, तो ये जो एससीओ का समिट है ये आपका 3 चीज़ों में हमारे देश ने ध्यान दिया है। हमारे ऑनरेबल पीएम ने 3 चीज़ों के बारे में कहा है, 3 पिलर के बारे में कहा है कि इंडिया का जो विजन है, पॉलिसी टुवर्ड्स द एससीओ आर बिल्ट ऑन 3 की पिलर। 1 इज सिक्योरिटी, S फॉर सिक्योरिटी, C फॉर कनेक्टिविटी एंड O फॉर अपॉर्चुनिटी। तो आपके जो सिक्योरिटी का पिलर है उसमें टेररिज्म को जम के जो क्रिटिसिज्म है वो देखा गया हमारे देश से, कि जो टेररिज्म है उसको वर्ल्ड वाइड क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और जो टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री है उनको भी आपका जो वर्ल्ड है वो उनके ऊपर भी प्रेशर बनाए, दबाव बनाए। फिर जो टेरर फाइनेंसिंग है उस तरह की चीज़ों को हम कार्व आउट करें। फिर जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उनको कम करें, ताकि हम ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि देश का कोई भी देश, कोई भी सिटीजन सेफ नहीं है बिकॉज ऑफ टेररिज्म। कब किसके ऊपर हमला हो जाए, कौन से देश में हो जाए, कोई नहीं कह सकता है। इसीलिए वर्ल्ड के जितने भी डिफरेंट नेशन है, पावर है, इनको एकजुट होना काफ़ी ज़रूरी है। जो एक आपका डिफरेंस है बैड टेररिज्म गुड टेररिज्म का, उसको हटाना ज़रूरी है। टेररिज्म इस टेररिज्म का जो आपका नोशन है उसको लाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है C कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी में इंडिया ने जो चाबहार पोर्ट है, फिर INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, उसके बारे में मेंशन किया गया है कि उससे हम किस तरीके से क्या है डिफरेंट रीजन से केवल ट्रेड की पर्सपेक्टिव से ही नहीं, ह्यूमन टू ह्यूमन जो कनेक्टिविटी है उसको भी ला सकते हैं। और O से अपॉर्चुनिटी। तो आज के समय पे क्या है, डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है हमारे ग्लोबल साउथ को लीड कर रही है, लाइक SCO ब्रिक्स, ये हमें क्या करती है, एक अपॉर्चुनिटी देती है, ताकि हम जो ग्लोबल साउथ के नेशन है वो एक गुट होके वर्ल्ड के जो डिफरेंट आपके इंस्टीट्यूशन है लाइक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनको रिफॉर्म कर सके।
ताकि इसमें आपका जो डेमोक्रेटिक आपका गवर्नेंस होता है वो रहे, हर देश को इक्विटी मिले, जस्टिस मिले, ओपिनियन उनका शेयर हो, तो उन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। तो ध्यान रखिएगा एससीओ का क्या फोकस रहा है। फिर एससीओ को 3 पिलर किस तरीके से कहा गया है बाई आवर पीएम, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी के जगह कॉमर्स दे दिया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट हैज़ प्रिवेंटेड अनदर वर्ल्ड वार। तो अभी तक क्यों अनदर वर्ल्ड वार, मतलब थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ है। तो जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार था 14 से 18 तक हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार 39 से स्टार्ट हुआ था, और स्टार्ट होने का या फिर ट्रिगर पॉइंट या फिर जो ट्रिगर पॉइंट था वो था कि जर्मनी ने पोलैंड को अटैक किया था, जबकि पोलैंड के साथ आपका नॉन एग्रेशन ट्रीटी साइन किया हुआ था। उसी के बाद जर्मनी ने आपके जो यूरोप के डिफरेंट रीजन है उसमें अटैक करना स्टार्ट किया। फिर आपका जब देखा कि जर्मनी सक्सीड हो रहा है तो उन्होंने उनका जो एम्बिशन है उसको और बढ़ाया, स्पेशली हिटलर। इसमें उनका मतलब सभी को हम अगर लेते हैं तो गलत होगा, स्पेशली जो हिटलर था, जो अथॉरिटेरियन बहुत टायरेंट था, उसने क्या किया आपका रशिया के ऊपर भी, उस समय यूएसएसआर था तो उसके ऊपर भी आपका अटैक कर दिया अंडर ऑपरेशन बारबारोसा इन 1941। और उसके बाद ईस्ट की ओर आगे बढ़ने लगा, और इसी के साथ क्या हुआ, जापान ने भी एक्सिस पावर को ज्वाइन कर लिया इन 1940, और 1941 में पर्ल हार्बर में अटैक कर दिया, क्योंकि जापान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया था भाई यूएसए। और यूएसए क्या कर रही थी आपके एशिया पैसिफिक रीजन में अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो बढ़ा रही थी, तो ये जापान को पसंद नहीं था। तो इसलिए जापान ने यूएसए को कंटेन करने के लिए पर्ल हार्बर में अटैक कर दिया जो हवाई आइलैंड में है। तो इससे क्या है, अमेरिका ने ऑफेंस ले लिया और जापान के ऊपर अटैक हुआ। और फिर जर्मनी ने भी यूएसए के ऊपर अटैक करके ये भी गलती कर दी, क्योंकि जो यूएसए था वो जब एंटेंगल्ड हो गया वार में तो ऑलमोस्ट क्या है आपका वार का नेचर ही बदल गया। और फाइनली 1945 में जो आपका एटॉमिक बॉम्बिंग हुआ हिरोशिमा और नागासाकी में, उसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वार एंड हो गया। तो आज के समय पे देखें तो उसी तरीके का एक आपका जो फ्रेगमेंटेशन है वो हम देख सकते हैं वर्ल्ड में। मतलब थर्ड वर्ल्ड वार का क्या सिचुएशन बन रहा है, क्या यस बन रहा है और नहीं बन रहा है, दोनों है। तो बन कैसे रहा है, तो एक जो फ्रेगमेंटेशन है नेशंस के बीच में, सुपर पावर के बीच में, वो है। दूसरा जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है यूएनओ, वो फेल हो रही है वार को प्रिवेंट करने में, देशों को कंसेंसस में लाने के लिए। फिर डब्ल्यूटीओ है वो भी आपका डिसफंक्शनल होके रखा है। तो ये सभी रीज़न है जो आपका थर्ड वर्ल्ड वार का एक सिचुएशन को क्रिएट कर सकती है। लेकिन कौन से ऐसे सिचुएशन है जो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय पे नहीं थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय पे न्यूक्लियर पावर नहीं था। आज के समय बहुत सारे देशों के पास, लगभग 7-8 देशों के पास न्यूक्लियर पावर है। तो उससे क्या है, एक डर है कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो है वो होना ही है। तो इसीलिए कोई देश क्या नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा। दूसरा नंबर क्या है, आज के समय पे टेक्नोलॉजी है। तो कोई भी देश अगर थोड़ा भी एस्केलेशन करता है उससे पहले ही क्या है आपके डिफरेंट टेक्नोलॉजी के जरिए, सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए उन चीज़ों को पता लगाया जा सकता है और एग्रेशन को आपके स्मॉल स्केल पे ही रोका जा सकता है बिफोर बिकमिंग अ ह्यूज कंसर्न। और थर्डली क्या है, जो एक टेबो रहा है फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार का, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वार का, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा क्या है ह्यूमन लाइफ्स का नुकसान हुआ था, काफ़ी मैसिव लॉस झेलना पड़ा था। तो इसीलिए वो आपका क्या है, वार एक टेबो जैसा होके रखा है। और बाकी आपका जो अभी आज के समय जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक प्रेजेंस है, जो प्रेशर है ऑफ कॉमन पीपल, और वार के प्रति जो एक आपका नेगेटिव धारणा है, तो उससे क्या हो सकता है, जो थर्ड वर्ल्ड वार है उसको वो पॉसिबली नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें और एक बात बताई गई है कि आज के समय पे इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, तो कभी अगर गलती से भी कोई आपका अटैक हो जाता है और उसका काउंटर अटैक किया जाता है, तो उससे क्या है आपका मल्टीप्लाइंग होके वर्ल्ड वार थर्ड हो भी सकता है। तो इसमें क्या है आपकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को दिखाई गई है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको दोनों ही साइड प्रेजेंट करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।